अबहा एयरपोर्ट, खमीस मुशीब। मैंने कंपनी के हेड ऑफिस जद्दा में अपने आने की रिपोर्ट की तो उन्होंने मुझे कंपनी के मुकर्ररा डॉक्टर के नाम खत दिया और मुझे बताया कि आपका मुकम्मल जिस्मानी तिब्बी मुआयना होगा, और मुझे कंपनी की गाड़ी में डॉक्टर की तरफ रवाना कर दिया गया। गाड़ी का ड्राइवर एक पाकिस्तानी था। रास्ते में उससे बातों बातों में पता चला कि हर नए मुलाजिम का तिब्बी मुआयना करवाना एक कानूनी तकाजा है और मुकम्मल जिस्मानी मुआयना के लिए कपड़े मुकम्मल तौर पर उतरवा कर जिस्मानी नकाइस की तशखीस की जाती है। ख़त को डॉक्टर के सेक्रेटरी के हवाले करने के बाद मुझे कुछ देर वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। फिर उसका सेक्रेटरी मुझे डॉक्टर के दरवाजे तक छोड़ आया। फौजी अफसरों की ट्रेनिंग में शामिल होता है कि जब भी किसी नई जगह आए तो वहां मौजूद हर चीज से आशनाई हासिल करने के लिए बगौर जायजा लें। मैंने भी आदत से मजबूर कमरे में नजर दौड़ाई तो दीवार पर आवेजा एक तख्ती पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि नौकरी के लिए जिस्मानी तिब्बी मुआयना के लिए आने वाले हजरात अपने मुकम्मल कपड़े उतार कर खूंटी पर लटका दें। डॉक्टर काफ़ी उम्र रसीदा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उसने सामने पड़े कागज़ों पर लिखते लिखते कलम रोकी, नाक पर रखी ऐनक के ऊपर से मुझे देखा, कपड़ों वाली खूंटी के नीचे पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया और दोबारा लिखने में मशगूल हो गया। मैं कोई अकल का कच्चा तो था नहीं कि डॉक्टर के इशारे को ना समझ पाता। मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर खूंटी पर लटकाए और नंग धड़ंग टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने कागजों पर से दोबारा नजर उठाई तो फौरन बोला कि तुमने कपड़े क्यों उतार दिए, कपड़े पहन लो, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने दीवार पर लगी तख्ते की तरफ इशारा किया तो उसने बताया कि फॉर्म में अगर आप किसी ऐसी बीमारी की निशानदेही करेंगे जिसमें कपड़े उतारने जरूरी होंगे तभी कपड़े उतरवाए जाएंगे। मेरे बिला झिझक कपड़े उतारने से ही शायद उसने मेरे सेहतमंद होने का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मुझे दोबारा कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा गया। मेरी तैनाती कंपनी ने अबहा एयरपोर्ट पर कर दी थी। अबहा शहर मेरे तस्वुरात से कहीं ज्यादा खूबसूरत शहर था। आप रात के वक्त इस शहर की सर्कल रोड पर कहीं भी खड़े हो जाएं तो यूं लगता जैसे ये कोई शहर नहीं बल्कि एक बड़ा सा प्याला झिलमिलाते हीरों या टिमटिमाते सितारों से भरा हुआ है। और जब वादी में बादल नीचे उतर आते हैं तो अबहा शहर गर्मा गर्म दूध से भरा प्याला बन जाता है जिसमें से भाप के मरगोले निकलते नजर आते हैं। कभी कभार ये बादल शहर का प्याला भरकर सर्कुलर रोड को भी ढांप लेते हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे मैंने मरी, गिलगित और सकर्दू में भी नहीं देखे थे। जद्दा की गर्मी देखकर मेरे जहन में ये बात रास हो गई थी कि ताइफ के अलावा बाकी सारा मुल्क ही इंतहाई गर्म है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ताइफ की निस्बत अबहा कहीं ज़्यादा ठंडा और खूबसूरत था। अबहा शहर से जितना दूर एयरपोर्ट था उतना ही दूर उससे आगे खमीस मुशीब का शहर आबाद था, यानी एयरपोर्ट उन दोनों शहरों के तकरीबन वस्त में वाक़या था। अबहा की निस्बत खमीस मुशीब ज़्यादा बड़ा और बारौनक शहर था और यहाँ पर एक बड़ी फौजी छावनी भी थी, इसलिए मैंने रिहाइश खमीस मुशीब में ही रखी थी। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक सऊदी हाजिर सर्विस मेजर रहता था। उससे आते जाते सलाम दुआ हो जाती थी। एक दिन वो शराब पीकर गली में निकल आया और ऊंची ऊंची आवाज़ से गुल गुबाड़ा करने लगा। पड़ोस में से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया तो वो उसे पकड़ कर ले गए। बाद में पता चला कि उसे 100 दुर्रे लगे थे। सज़ा के बाद वापस आया तो अगले दिन यूनिफॉर्म पहनकर फिर ड्यूटी पर जा रहा था। कुछ अरसा गुजरा तो उसने फिर वही हरकत की। पुलिस फिर पकड़ कर ले गई। फिर 100 दुर्रे खाकर वापस आया। मैंने उससे एक बार पूछा कि तुम्हें पुलिस 2 दफ़ा पकड़ कर ले गई, तुम्हारी मुलाजमत पर इसका कोई बुरा असर नहीं होता? उसका जवाब था कि मैंने जो गलत किया उसकी सज़ा मिल गई, मेरी सर्विस का इससे क्या ताल्लुक? अगर मैं सर्विस के औकात में कुछ करूँगा तब मेरी सर्विस पर फ़र्क पड़ेगा। मुझे दुर्रों के बारे में भी तजस्सुस था कि 100 दुर्रे खाने के बाद भी बंदा भला चंगा कैसे नजर आ रहा था। इंकशाफ ये हुआ कि दुर्रे एक छोटी सी छड़ी के साथ ऐसे मारे जाते हैं जैसे कपड़ों पर से गर्द गुबार को झाड़ा जाता है। उन दुर्रों का मकसद चोट पहुंचाना नहीं होता बल्कि माशरे में बेइज्जत करना होता है। हमारा साइट मैनेजर एक अमरीकी था। मैं चूंकि एडमिन असिस्टेंट था, साइट के तमाम मुलाजमीन की फाइलें मेरे पास ही होती थीं। मैंने एक दिन उस अमरीकी की फ़ाइल देखी तो पता चला कि वो अमेरिका में एक पेशावर तरखान था और कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था।
اس کی فائل میں کوئی بھی رسمی تعلیمی سرٹیفکیٹ لگا ہوا نہیں تھا، اسی لیے ہیڈ آفس سے جو بھی خطوط آتے وہ مجھ سے ہی کہتا کہ ان کے جواب دے دو۔ میں جواب ٹائپ کر کے فائل اس کے آگے رکھتا اور وہ سائن کر دیتا۔ اسی طرح سائٹ کے تمام ملازمین کی سالانہ خفیہ رپورٹ لکھنا سائٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے، لیکن لکھتا میں تھا، حتیٰ کہ اپنی رپورٹ بھی میں نے خود ہی لکھی۔ سائٹ مینیجر کی تمیز و تہذیب کا یہ عالم تھا کہ میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا کہ ہیڈ آفس سے مینیجنگ ڈائریکٹر کا فون آ گیا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے مینیجر نے بآواز بلند اپنی ہوا خارج کر دی۔ سکون ملنے کے فوراً بعد فون کے مائک پر ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھا، اس نے آواز تو نہیں سنی ہوگی؟ میں نے کہا، اس نے تو پتہ نہیں سنی کہ نہیں، مگر میرے کانوں میں زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ اس پر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا جس میں ایک مائی ٹرین میں اوپر کی برتھ پر سوئی ہوئی تھی۔ ایک اسٹیشن پر ایک صاحب آئے اور نچلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سیٹ پر بیٹھا، مائی نے دھماکے سے پیٹ کی ہوا خارج کی اور اونچی آواز سے بولی، واہ سکون آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مائی نے پھر دھماکہ کر کے کہا، سکون آ گیا۔ جب مائی نے تیسری بار دھماکہ کیا تو اس کی نظر اس بندے پر پڑ گئی تو مائی فوراً بولی، یہاں تو پہلے کوئی نہیں تھا، بھائی تم کب آئے؟ اس نے جواب دیا، اماں جی میں تب آیا تھا جب آپ کو پہلی بار سکون آیا تھا۔ 1 سال پورا ہوا تو ہیڈ آفس سے حکم آیا کہ سائٹ کا بجٹ بنا کر بھیجیں۔ بجٹ بنانا بھی مینیجر کے فرائض میں شامل تھا، مگر ایک ترکھان بیچارے کو کیا پتا بجٹ کس جانور کا نام ہے، اس لیے سوئی گھوم پھر کر میرے نام پر ہی آن ٹکی۔ افسروں پر اوور ٹائم کی پابندی تھی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بجٹ بنانے کے لیے دفتری اوقات کے بعد 4-5 گھنٹے روزانہ بیٹھنا پڑے گا اور تقریباً 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ بصورت دیگر یہ تمہارا کام ہے، خود کرو، مرتا کیا نہ کرتا۔ مینیجر نے ہیڈ آفس میں موجود امریکیوں سے بات کر کے میرے لیے اوور ٹائم کی منظوری حاصل کر لی اور میں نے بجٹ بنا کر خوب اوور ٹائم کمایا۔ سائٹ کے مزدوروں میں ایک پاکستانی مزدور معروف کے بارے میں پتہ چلا کہ ملتان میں اس کی جلی ہوئی بجلی کی موٹروں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی ریوائنڈنگ شاپ تھی اور وہ اس شعبہ میں ماہر تھا۔ میں نے اگلے سال کے بجٹ میں سائٹ پر ایک ریوائنڈنگ شاپ بنانے کی بھی سفارش کی تھی، کیونکہ خراب موٹروں کو نئی موٹروں سے بدل کر پھینک دیا جاتا تھا، مگر اس تجویز کو ہیڈ آفس نے مسترد کر دیا، کیونکہ امریکیوں کے نزدیک موٹر وائنڈنگ کا کام صرف اور صرف اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرائزڈ مشینوں کی مدد سے ہی ممکن تھا۔ مگر میرے پرزور اصرار پر ہیڈ آفس نے ریوائنڈنگ شاپ کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ ایئرپورٹ میں سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کو چلانے والی بڑی موٹر کباڑ خانے سے نکال کر ریوائنڈ کروائی جائے اور اسے بنا کسی وقفہ کے کم از کم 24 گھنٹے تک متواتر چلا کر اس کی آزمائش کی جائے۔ اگر تجربہ کامیاب ہوا تو شاپ کی منظوری دے دی جائے گی۔ میں نے یہ تجویز دی ہی معروف کو ذہن میں رکھ کر تھی، چنانچہ اس سے بات کی تو اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور ووڈ ورک شاپ میں ایک چرخہ نما چیز تخلیق کر کے ایک جلی ہوئی موٹر کو دوبارہ ریوائنڈنگ کر کے ایئرپورٹ میں امریکہ سے درآمدہ موٹر کی جگہ نصب کر دیا۔ اسے 1 ہفتہ متواتر چلایا گیا۔ اس موٹر کی کارکردگی بہترین ثابت ہوئی۔ ہیڈ آفس والے امریکی کو یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے بڑے پلانٹ کو چلانے والی موٹر کو دیسی طریقہ سے ریوائنڈ کیا گیا تھا۔ اس نے معروف کا انٹرویو کیا اور اس کا چرخہ بھی دیکھا۔ معروف کو ترقی دے کر نئی موٹر ریوائنڈنگ شاپ کا مینیجر بنا دیا گیا۔ امریکہ سے معروف کے چرخے کی جگہ موٹر ریوائنڈنگ مشین درآمد کی گئی۔ سعودیہ کے تمام ایئرپورٹوں کا ٹھیکہ ہماری کمپنی کے پاس ہی تھا، اس لیے کسی بھی ایئرپورٹ کی موٹر جل جاتی تو معروف کی خدمات حاصل کی جاتی۔ معروف نے ہر قسم کی وہ 2 موٹریں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ ہمارے گھر سے 2-3 گھر دور کرائے کے مکان میں ایک نیا پاکستانی جوڑا آیا تو ہم میاں بیوی ہیلو ہائی کرنے چلے گئے۔ پاکستانی خاتون نے بتایا کہ وہ چھاونی کے پاکستانی اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے دونوں بیٹے بھی وہیں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میرا بیٹا علی ایک دن اسکول سے آیا تو کہنے لگا، ابو جی میری ٹیچر کو کیوں کہ لکھنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ ہماری ٹیچر نے بورڈ پر انگریزی میں بیکار لکھا۔ تھوڑا سوچا اور کہا، بچوں میں ابھی آئی، اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اس نے بورڈ پر کیوں کہ لکھا تھا۔ وہ شاید 7 والی کلاس کی ٹیچر سے پوچھ کر آئی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر کہا، لو ابو جی آج تو کمال ہی ہو گیا، آج پھر میری ٹیچر کو قمیض لکھنا نہیں آیا۔
आज फिर उसने वही कहा, बच्चों में अभी आई, और फिर आकर कमीज लिखा। खातून बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा दिखाई दी और बिलाखिर बोल पड़ी कि वो टीचर मैं ही हूँ। मैंने शुरू से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है और एमए इंग्लिश हूँ। मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे इतने तेज़ भी हो सकते हैं। अब मैं घर से तैयारी करके जाया करूँगी और बोर्ड पर वही लिखूँगी जिसकी उर्दू मुझे आती होगी। एक दिन नमाज और खाने के वक्फा में हम सब पाकिस्तानी बैठे थे। हम एक पठान मजदूर भी था। एक पंजाबी से उसकी बहस छिड़ गई। पंजाबी ने पूछा, खान जी ये बताएं, अगर कोई अल्लाह को ना माने तो उसे क्या कहेंगे? खान ने जवाब दिया, काफिर कहेंगे। अब फिर पंजाबी ने पूछा, जो शैतान को ना माने उसे क्या कहेंगे? खान ने कहा, उसे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं मानता तो ना माने। सब ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर शैतान को ना माने तब भी इंसान काफिर ही कहलाएगा, क्योंकि शैतान के वजूद का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। अगर कोई ये कहे कि शैतान नहीं है तो वो कुरान को झुटलाएगा और काफिर कहलाएगा। खान की सुई एक जगह ही अटकी हुई थी कि सिर्फ अल्लाह को ना मानने से बंदा काफिर होता है, और फिर वो तैश में आ जाता कि तुम शैतान को अल्लाह के मुकाबले में क्यों ले आते हो। एक बार खान ने फिक्रा बोला, मैं रोटी खाती है। मैंने उसे टोका कि मैं रोटी खाता हूँ बोलो। खान ने मेरे इल्म में इजाफा करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पंजाबी लोगों को उर्दू नहीं आता है। देखो, रोटी का ताल्लुक खाने से है और खाने का ताल्लुक रोटी से। अब तुम ये बताओ कि रोटी मुज़क्कर है या मोनस? मेरा जवाब था मोनस। खान फौरन बोला, तो रोटी के साथ खाती आएगा, खाता नहीं आएगा। आइंदा तुम भी रोटी खाती बोलना, रोटी खाता नहीं बोलना। मैं अबहा जेल में कैद एक यमनी से मिला। उससे बात हुई तो पता चला कि वो 7 साल से कैद था और उसका कसूर ये था कि वो बाजार में कोई चीज़ खरीदने के लिए आया हुआ था। उसने देखा कि एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए गाड़ी से निकला, एक दुकानदार को गोलियां मारी और भाग गया। पुलिस आई तो उन्होंने पूछा कि किसी ने कातिल की शक्ल देखी है? तो उस यमनी ने उसका हुलिया, शक्लो सूरत और कपड़े वगैरह सब बता दिया। ये उस दिन से जेल में है। पुलिस कहती है कि ये चश्मदीद गवाह है। जब भी कातिल पकड़ा जाएगा तो शनाख्त इसने करनी है। इसे अगर छोड़ा तो ये यमन भाग जाएगा। हम इसे कैसे तलाश करेंगे? अलबत्ता उन्होंने उसे बावर्ची खाना में पूरी तनख्वाह पर मुलाजमत दी हुई थी और उसे पूरी जेल में घूमने फिरने की आज़ादी हासिल थी। एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने बताया कि वो एक पेशावर ट्रेलर ड्राइवर है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान की तरसील करता है। वो रियाज शहर से गुजर रहा था। जैसे ही शहर से बाहर खुली सड़क पर आया, सामने से आने वाली कार से टक्कर हो गई। कार का सामने का हिस्सा बिल्कुल पिचक गया था। ड्राइवर की लाश को पुलिस ने दरवाज़ा काटकर बाहर निकाला। मेरे ट्रेलर का कुछ नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने फौरन ही मुझे हथकड़ी लगा दी थी, लेकिन ड्राइवर के कागजात वगैरह देखे, उसकी तस्वीरें वगैरह उतारी और कुछ देर बाद मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे कहा कि तुम आज़ाद हो, अपने ट्रक में बैठो और जाओ। मैं वहाँ से ये सोचकर ना हिला कि ऐसा ना हो कि अपने नंबर बनाने के लिए पीछे से मुझ पर फायर करके पाकिस्तानी पुलिस वाला काम करें और मुझे मार डालें। मैंने उनसे कहा कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे नहीं बताओगे कि मुझे एक्सीडेंट में एक आदमी के मारे जाने के बावजूद क्यों छोड़ा जा रहा है। पुलिस वाले ने बताया कि इस आदमी को पुलिस 1 महीना से तलाश कर रही थी। ये एक खतरनाक मुजरिम है, कितने ही कत्ल कर चुका है। इसके बारे में हुक्म जारी हो चुका था कि जहाँ पर भी नजर आए गोली मार दी जाए। तुमने इसे मारकर पुलिस पर एहसान किया है। शाबाश, अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ।